हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जिसकी परीक्षा 2021 में हुई थी, 23/9/2021 को ये परीक्षा हुई थी दोस्तों हिंदी की। तो उसका जो सेकंड पेपर है उसका दोस्तों आज हम क्या है जो आरपीएससी के आंसर की थी उसके आधार पे दोस्तों इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों आपके साहित्य से संबंधित आपके 150 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला पेपर आपका हिंदी का, दूसरा हिंदी का और तीसरा दोस्तों आपका क्या है जीके का, सामान्य ज्ञान का होता है। पहले में आपके 150 है, दूसरे में 150 है और तीसरे में आपके 100 प्रश्न हैं वो होते हैं। आधे आधे नंबर का होता है। तो 150 प्रश्न है दोस्तों। ये सेकंड पेपर है वो आपका पूरा का पूरा साहित्य से संबंधित होता है, जबकि जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है उसमें आपके जो रचनाएं लगी हुई हैं, काव्यशास्त्र है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, हिंदी भाषा के जो भी आपके सवाल आते हैं, रचनाओं के गद्य पद्य की जो रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल आए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर दोस्तों इस बार बनाने का प्रयास किया गया था। पहला प्रश्न है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, राम कुमार वर्मा की, दीनदयाल गुप्त की, मुंशी राम शर्मा की। तो ये जो दोस्तों स्थापना है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आगे चलते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया होगा। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस बार दोस्तों आपके प्रश्न हैं वो आपके जो कथनों के खूब मात्रा में पूछे गए हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला आपका प्रश्न है, सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, चंदन वाला रास दोस्तों ये आपकी जैन धर्म की है, रचना आसगू की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थूलीभद्र रास है ये दोस्तों आपकी जिन धर्म सूरी की है, तो ये गलत हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास की है और वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की दोस्तों। मैथिली का विष्णुकोश इसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2 स्थूलीभद्र रास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त होती है और पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो दोस्तों पद्मावत है वो पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका जो पूर्वार्ध भाग है वो पूर्णतः काल्पनिक है। ठीक है, जिसमें आपका रतन सेन है वो पद्मावती के लिए जाता है, हीरामन तोता है। ठीक है, लेकिन जो इसका उत्तरार्ध भाग है दोस्तों वो आपका पूर्णतया ऐतिहासिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये। तो अगला दोस्तों आपको प्रश्न है, मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद में दोहे का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों जितने भी आपके सूफी काव्य ग्रंथ हैं वो एक तो आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे अवधी भाषा में, जो कि ठेठ अवधि थी, उसमें लिखे गए थे। और ये सारे ही दोस्तों ऐतिहासिक और कल्पना दोनों का इसमें मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय लोक कथाएँ जनजीवन में व्याप्त थीं उनको आधार बना करके इन्होंने क्या है काव्य रचना की है। तो ये दोस्तों पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं माने जाएंगे। ये क्वेश्चन इसका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें प्रेम को, बिल्कुल सही है। और 5 अर्धाली, जायसी के पद्मावत से पहले दोस्तों 5 अर्धालियों पर दोहा रखने की परंपरा है वो मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बिल्कुल बात है वो सही है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह शर्मा। तो ये जो दोस्तों आपकी मान्यता है वो आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है।
शुक्ल से ज़्यादा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो प्रश्न हैं कथन हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम की है। तो दोस्तों इसका उत्तर पहला ही मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो काव्य हैं दोस्तों तत्सम प्रधान नहीं बल्कि ठेठ अवधि में रचित हैं। तो ये इसका गलत हो जाएगा, बल्कि ये तीनों प्रबंधात्मक हैं, ठीक है, मानवीय और मानवेतर हैं, मूल भावना इनकी प्रेम की, ये सही है। 8वां क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, यही वो सो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की बजाय अनुभवजन्य प्रमाणिक ज्ञान अनुभव के ज्ञान को क्या इन्होंने प्रमाणिक माना है। उनकी युक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ए गलत है और ब सही है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ के नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, बिल्कुल सही है। गागरौन के राजसंत पीपा हैं दोस्तों, स्वामी रामानंद से दीक्षा दी थी, बिल्कुल सही है। रामानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की, यही दोस्तों गलत है, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय नहीं है दोस्तों इनका, ठीक है। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है। सहजोबाई दयाबाई दोस्तों ये भी आपकी क्या है, कवित्री मानी जाती हैं, ठीक है, चरणदास की शिष्या हैं। तो ये इनका गलत है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसने कहे थे? तो ये जो वचन है दोस्तों आपके, ये विठलनाथ ने कहे थे, ठीक है। सूरदास हैं वो आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलबाड़ों में फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो ये दोस्तों आपके तुलसीदास के विषय में है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। यह विनियुक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो ये जो विनियुक्ति है दोस्तों रामचरितमानस के बालकांड में, जब तुलसी हैं वो आपको सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हैं, शिव जी की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, राम की वंदना करते हैं, इसके अलावा दुष्टों की भी वंदना करते हैं। फिर वो अपने क्या है रामायण लिखने के उद्देश्य के बारे में बताते हैं और वो कहता है कि भाई मैं तो क्या हूँ, मेरी अभिलाषा तो मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो बहुत ही छोटी है, मैं अल्पमति हूँ, मुझे छंदों वगैरह को कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये दोस्तों तुलसीदास की है, बालकांड से है, ये आप याद रखना। भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? ये दोस्तों अगर रीति ग्रंथ है, इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके मारवाड़ के जो राजा हैं जसवंत सिंह। निम्न के आधार पर सही विकल्प चुनिए। जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति और रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति और रहस्यवाद में प्राप्त है। ये बात दोस्तों बिल्कुल आपकी सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर दोस्तों सही हैं। यहाँ पर हो जाएंगे आपके ए और ब दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित्र के जो रचनाकार हैं दोस्तों ये हो जाएंगे आपके बाबा बेनीमाधव दास हो जाएंगे। राजस्थान से संबंधित कौन सा संत भक्त संप्रदाय नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय राजस्थान से हैं दोस्तों, ठीक है, राजस्थान से हो जाएंगे। जबकि बाबरी संप्रदाय है ये नहीं है दोस्तों राजस्थान से। आगे चलते हैं। बाबरी साहिबा इसकी क्या है? प्रवर्तक थी। भक्तमाल नावादास कृत के टीकाकार कौन हैं? तो ये दोस्तों इसके टीकाकार हैं आपके प्रियादास ने इसकी भक्तमाल की टीका लिखी थी। राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कौन सा कवि नहीं है? स्वामी अग्रदास अग्र अली रसिक भावना का समावेश करते हैं। प्राणचंद चौहान और हृदय राम, ठीक है, ये आपके क्या है राम भक्ति शाखा से संबद्ध हैं। लेकिन जो दोस्तों गदाधर भट्ट है ये आपका नहीं है, ये कृष्ण भक्ति शाखा से है।
गौड़ीय संप्रदाय से। इनमें से कौन सा कवि ज्ञानमार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? तो ज्ञानमार्गी यानी कि जो निर्गुण संत समाज की बात कर रहे हैं तो जम्बनाथ माने जाते हैं, मलूकदास माने जाते हैं, सुंदरदास माने जाते हैं। लेकिन जो ध्रुवदास है दोस्तों ये आपके कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। लीला करके इनके सारे ग्रंथ हैं। कौन सा राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये दोस्तों हित हरवंश हो जाएंगे इसके प्रवर्तक। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परचई के अनंतदास हो जाएंगे, ज्ञान समुद्र के दोस्तों सुंदरदास, ठीक है, सुसंगत नहीं है तो कबीर परचई के अनंतदास हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ज्ञान समुद्र है दोस्तों सुंदरदास हो जाएंगे। ज्ञान दीपक के दोस्तों दरिया साहब हो जाएंगे। ज्ञान बोध और ज्ञान परोछी ये दोस्तों आपके मलूकदास के ग्रंथ हैं। रामानंद इसका गलत है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है? तो दोस्तों सुंदरदास संत थे, रज्जब थे, गरीबदास, मिस्कीन दास, ठीक है, ये सारे दादू दयाल के शिष्य थे। लेकिन जो पीपा है दोस्तों इनके शिष्य नहीं थे। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर के। अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानने वाले दोस्तों यहाँ पर हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में संबंधित विकल्प को चयन कीजिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में लिखी पली बड़ी है, बिल्कुल सही है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है, बिल्कुल दोस्तों ए और ब दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। असंगत का विकल्प चुनिए। देव और बिहारी दोस्तों ये आपकी पदम सिंह शर्मा की नहीं है, ये आपकी कृष्ण बिहारी की है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। कविवर बिहारी JDR की है और आपके बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। ये दोस्तों बिहारी पर जो आलोचना ग्रंथ लिखे हैं वो हैं कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है। ये दोस्तों पंक्ति है वो है आपके कि सीख लीनो मृग नयन खंजल कमल नयन। ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी आपके ठाकुर दास की, ठीक है। विज्ञान रीतिमूत काव्यधारा कवि हैं ठाकुर बोधा घनानंद आलम्ब। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके केशव दास हो जाएंगे, 1610 ईस्वी में विज्ञान गीता, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार ग्रंथ है? ये आपको दोस्तों याद रखना है। रीति काल में रचनाओं का एक तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही 3-4 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है कि कौन सी रचना है वो कौन की है, या इस कवि की कौन सी रचना नहीं है, ठीक है। एक पूछा जाता है कि कौन सा कवि है वो सर्वांग विवेचन है या अलंकार निरूपक है या रस निरूपक है, ठीक है, ये पूछी जाती है। कौन सी रचना है दोस्तों वो सर्वांग निरूपक है या फिर आपकी रस निरूपक है, नायक नायिका भेद से संबंधित है, अलंकार निरूपक है, ये आपकी पूछी जाती है। किस कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, क्या क्या कथन कहा है, कथन से पूछा जाता है। और प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सर्वांग निरूपक है दोस्तों, विशिष्टांग निरूपक है, ये सारे के सारा जो विभाजन है वो आपके डॉक्टर नगेंद्र का किया है। और ये दोस्तों आपका, ठीक है, वहीं से लिया गया है कि ये अलंकार निरूपक नहीं है। तो कवि कुल कंठाभरण है दोस्तों, ये अलंकार निरूपक है। शिवराज भूषण का अलंकार निरूपण है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हे का है। कवि कुल कल्पतरु ये आपका दोस्तों चिंतामणि का है। ललित लला में मतिराम का है, तो मतिराम का ये भी है। लेकिन जो कवि कुल कल्पतरु है ये दोस्तों आपका सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का। कौन सा रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है? तो यदि आपको किसी रचना में पिंगल आ जाए, छंद आ जाए, ठीक है, वृत्त आ जाए, तो फिर आपको दोस्तों समझ लेना है कि वो वृत्त विचार, ठीक है। पिंगल छंद को कहते हैं, वृत्त भी दोस्तों छंद को कहते हैं। तो जो वृत्त विचार है ये केवल मात्र क्या है, छंद शास्त्र पर लिखी गई रचना है। कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद बिल्कुल है, सुधानिधि है, सुख सागर तरंग को तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश माना है। लेकिन जो पद्माभरण है वो आपकी नहीं है, ठीक है, ये आपकी पद्माकर की है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन से नहीं हैं? तो ये दोस्तों नगेंद्र ने इनका विभाजन किया है और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वांग विवेचन में आते हैं और कौन कौन से विशिष्टांग विवेचन में आते हैं। तो दोस्तों
तोष कवि हैं दोस्तों, ये विशिष्टांग विवेचन में आते हैं, जबकि प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारी दास ये दोस्तों सारे के सारे क्या है, सर्वांग विवेचनकार हैं। यहाँ कि इन्होंने नायक नायिका भेद भी किया है, अलंकार भी लिखे हैं, अलंकार के लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, रस पर भी इन्होंने लिखा है, यानी सभी अंगों पर इन्होंने लिखा है, जो कि रस, छंद, अलंकार, काव्य, रीति, गुण, दोष जो भी होते हैं सब पर इन्होंने दोस्तों लिखा है। रीति काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, बिल्कुल सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं बिल्कुल लक्षणबद्ध हैं, बिल्कुल सही है। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। नहीं दोस्तों, आलोचकों ने यहाँ तक कह दिया है कि जो ये लक्षण ग्रंथ रीति काल में लिखे गए हैं, ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये तो क्या है, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का पूर्णतः अनुवाद ही प्रतीत होते हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बिल्कुल बात सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुका अमुक कि भाई ये इन विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। डॉक्टर नगेंद्र की दोस्तों रीति काल की जब आप पढ़ेंगे, रीति का जब आप वो अर्थ बताते हैं, तो वहाँ पर ये कथन दोस्तों दिया गया है और ये लिखा गया है कि ये भाई किसने कहा था, मिस्र बंधुओं ने कहा है रीति के बारे में। तो रीति के बारे में, रीति से क्या मतलब है, रीति के बारे में भिन्न भिन्न रीति काल के कवियों ने, भिन्न भिन्न आलोचकों ने, आचार्यों ने क्या अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है, वो इसके बारे में इन्होंने बताया है। मतिराम जी के रसराज के समान, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। मतिराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के विषय में है? तो ये दोस्तों है आपके जगत विनोद के विषय में। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, रस का इसमें क्या है, रसराज के समान, रस में इसका क्या है, विवेचन है जगत विनोद में। आगे चलते हैं। नायक नायिका भेद भी है, रस विवेचन भी है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? इस साहित्य में तुलसीदास दोस्तों एकमात्र प्रसिद्ध कवि हैं। इसमें लोक संग्रह की भावना है, बिल्कुल सही है। लोक मंगल की, लोक कल्याण की, लोक संग्रह की भावना दिखाई देती है। यह काव्य दोस्तों अवधि और ब्रज, बिल्कुल है, तुलसीदास जी अवधि और ब्रज पर दोस्तों पूर्ण अधिकार था। यह कृष्ण काव्य से प्रभाव से दोस्तों, कृष्ण की तावली तुलसी ने लिखी थी, तो उस पर सूरदास की छाया है वो दिखाई देती है। तो ये कथन इसका गलत हो जाएगा, ये कथन असंगत है। आगे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है आपका, केशव दास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई इसमें जो मार्मिक प्रसंग आते हैं उनको विस्तार ही नहीं दिया गया है। केशव दास में जो प्रबंध लिखने के लिए जो क्षमता चाहिए थी वो इनमें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जिन जिन मार्मिक प्रसंगों को विस्तार करना होता है, प्रबंध जो पढ़ता होती है, उस प्रकार का कोई भी ढंग है वो रामचंद्रिका में दिखाई नहीं देता है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, बिल्कुल सही है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिय, छंदमाला इनके दोस्तों लक्षण ग्रंथ हैं, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। किस विकल्प में सभी रचनाएं हैं दोस्तों, वो भिखारी दास की हैं? तो श्रृंगार निर्णय, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों काव्य निर्णय, इनका सर्वांग विवेचक ग्रंथ है। रस सारांश है, छंदाड़ा पिंगल है, ये आपकी रचनाएं हो जाएंगी, वो आपकी किसकी हैं? भिखारी दास की हो जाएंगी। मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों रसराज और ललित ललाम। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविदग्ध हैं, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनकी कविता वीर रस प्रधान है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक दोस्तों इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया था। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोस्तों क्या है, गलत है। ये भी सही है। शिवराज भूषण इनका एक अलंकार ग्रंथ है और छत्रसाल दशक है दोस्तों, ये छत्रसाल पर लिखे गए 10 दोहों का क्या है, एक संग्रह है। शिवा बावनी दोस्तों 52 छंद हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। देवकृत सुख सागर तरंग को
नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, ये कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उत्कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके बिहारी सतसई। आगे चलते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्वान थी। तो दोस्तों दोनों ही कथन हैं, शुक्ल जी के कथन हैं, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक की स्वीकृति बनी रहती है। ये बिल्कुल सही है, शुक्ल जी का कथन है। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सैकड़ों कवियों ने अपने आश्रय राज्यदाताओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है? तो ये दोस्तों दोनों ही कथन हैं वो आप यहाँ पर आपके सही हैं। आगे चलते हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द दोस्तों इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आलम के संदर्भ में है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेम की पीर का इन्होंने दोस्तों कवि है कि प्रेम की पीर की वाणी को लेकर के इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। तो वो तो इन्होंने कहा है घनानंद के बारे में, लेकिन प्रेम की पीर इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाए, वाक्य समझते ही दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका आलम। नेही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों घनानंद की काव्य प्रशस्ति के उपलक्ष्य में 2 सवैया दोस्तों यहाँ पर ब्रजनाथ ने लिखे हैं। उनमें से ही एक पंक्ति है, नेही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। आगे चलते हैं। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह मत किसका है? तो दोस्तों देव ने यहाँ पर शब्द शक्तियों के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है। अविधा को उन्होंने उत्तम काव्य बताया है, मध्य दोस्तों लक्षणा को मध्यम, और व्यंजना शब्द शक्ति को दोस्तों उन्होंने क्या है? सबसे नीच यानी कि अधम कोटि की माना है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल का यह मत उक्त किस कवि के विषय में है? तो ये जो दोस्तों मत है इनका है ये आपके देव कवि के विषय में है, देव के बारे में, ठीक है। आचार्य और कवि दोनों रूपों में दोस्तों इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कवित्र रत्नाकर आद्यंत का मतलब होता है आदि प्लस अंत, ठीक है। आदि से यानी आरंभ से लेकर के अंत तक रामचरित्र और राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन के लिए सेनापति बिल्कुल जाने जाते हैं, इसलिए इनका प्रिय अलंकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राध का कनाई सुमिरन को बहानो है। भिखारी दास कहते हैं कि भाई हमारे आगे कवि यदि हमसे रीझ जाएंगे, ठीक है, तो कविताई समझ लेना, और नहीं तो राध का कहाँ है, क्या है, कविता के बहाने से क्या है, राधा कृष्ण का सुमरन हो जाता है। तो ये दोस्तों आगे ये हो गया आपका कथन भिखारी दास का। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, भवानी विलास, जगत विनोद। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी हिम्मत बहादुर। बिरदावली है दोस्तों ये आपकी क्या है? पद्माकर की है, और प्रबंध काव्य है, ठीक है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। दोस्तों जो भी कृष्ण काव्य है पूरा का पूरा आपका मुक्तक रूप में रचा गया है, तो यही कथन गलत हो जाएगा। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, बिल्कुल सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, तो ये भी दोस्तों सही है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक है, ये आपका चिंतामणि का है। कौन सा विकल्प है वो सुसंगत नहीं है? तो काव्य विवेक दोस्तों ये आपका चिंतामणि का हो जाएगा, शिवा बावनी भूषण का हो जाएगा, व्रत कौमुदी मतराम का हो जाएगा, प्रताप सिंह बिरदावली ये कथन है दोस्तों आपके पद्माकर की है। ये जो रचना है सेनापति की नहीं है, ठीक है, कवित्र रत्नाकर इनकी रचना है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है, बिल्कुल सही है। इसके प्राचीन परंपरानुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं, बिल्कुल सही है। इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं,
बिल्कुल सही है। यह युग खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खड़ी बोली की जो नवीन काव्य शैली है उसकी जो प्रतिष्ठापना है वो आपके द्विवेदी युग में होती दिखाई देती है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, बिल्कुल सही है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, देखिए दोस्तों थोड़ी बहुत हास्य व्यंग था, लेकिन जो हास्य व्यंग की जो प्रचुरता थी वो आपके भारतेंदुकालीन कविता की विशेषता है, समस्या पूर्ति और आपके हास्य व्यंग। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, बिल्कुल दोस्तों आपका सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की आदर्शवादी कविताओं को लिखने वाले वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये वाली है मैत्रीशरण गुप्त जी लिखते हैं। तो ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, और आरपीएससी ने भी दोस्तों इसका उत्तर यही माना है। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर के साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र रचनाएं, बिल्कुल सही है। भारत भारती में आद्यंत आदि से अंत तक भारत का गौरव गान वर्णित है, तो ये अभी पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित, ये सही है। तो दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। भारत भारती ने दोस्तों 1912 में इन्होंने लिखी थी, ये इन्होंने क्या है, इनको दोस्तों राष्ट्रकवि के रूप में क्या है अभिहित किया था और प्रतिष्ठित किया था। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो अतीत का तो क्या है इसमें गौरवगान वर्णित है, लेकिन वर्तमान की इसमें दुर्दशा का वर्णन है, और किस प्रकार हम उस दुर्दशा को सुधार सकते हैं ये भी दोस्तों इसमें बताने का प्रयास किया है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। अगला आपका प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद की ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दोस्तों आपकी हो जाएगी डॉक्टर नगेंद्र की। आगे चलते हैं, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये जो दोस्तों परिभाषा है वो आपकी डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, आगे चलते हैं। 58वां क्वेश्चन, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। दुख सबको मांझता है, अज्ञे की दोस्तों बहुत ही फेमस पंक्ति है। अज्ञे वियोगी होगा दोस्तों पहला कवि, तो मैं आपको ये पंक्तियाँ बता देता हूँ। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और उमड़ कर के आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये दोस्तों जो पंक्ति है ये हो जाएगी आपके पंत जी की। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, ये दोस्तों प्रसाद की हो जाएगी। श्रद्धा सर्ग से हो जाएगी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर से आए, ये हो जाएगी बालकृष्ण शर्मा नवीन। धन्य में पिता निरर्थकता कुछ भी तेरे हित ना कर सका, ये हो जाएगी निराला की सरोज स्मृति से। तो ये आप देख लेना ऑप्शन कौन सा है। आगे चलते हैं, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1936 में इनका आया था, अनामिका पहला आया था 1923 में, 1936 में दूसरा आया था जिसमें आपकी बादल राग जैसी कविताएं हैं, आपके राम की शक्ति पूजा जैसी कविता। ठीक है, बहुत ही इनकी श्रेष्ठ कविताएं यहाँ पर इसमें काव्य संग्रह में संकलित हैं। और सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ दोस्तों शोकगीत है, ये भी बात सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ में अभिव्यक्त हुआ है, ये भी दोस्तों सही है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार दे गए, ये दोस्तों बात गलत है, क्योंकि तुलसीदास है दोस्तों निराला के घोर चिंतन का क्या है काव्य है, बहुत ही इसमें क्या है चिंतनवाद हुआ है, और इसमें क्या है पाश्चात्य संस्कृति पर भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको क्या है प्रतिष्ठापित करने की प्रयास किया गया है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? यह विचार है दोस्तों आपकी जयशंकर प्रसाद का। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिव्यक्त किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी थी? जयशंकर प्रसाद ने। तो दो परिभाषाएं दोस्तों छायावाद की यहाँ पर पूछ ली हैं।
कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचगर दोस्तों हरबंस राय बच्चन का है, बिल्कुल सही है। हिमक्रीटनी रामधारी सिंह दिनकर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिमक्रीटनी हिमतरंगनी ये दोस्तों आपके किसकी हैं? ये आपकी हो जाएंगी माखनलाल चतुर्वेदी की। हम बिस्वाई जन्म के, बाल के शर्मा नवीन, प्रवासी के गीत पलाशवन, ये आपकी नरेंद्र शर्मा की। निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा और रसवंती। तो उर्वशी है दोस्तों 1961 में, ठीक है। जय भारत आपकी किसकी है? गुप्त जी की है। सामधेनी हो जाएगी दोस्तों 1947 में, और रसवंती दोस्तों हो जाएगी 1940 में। तो 1 2 3 ए से और यह, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए से और यह। अब देखते हैं वैदेही वनवास हो जाएगा दोस्तों आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। पथिक हो जाएगा दोस्तों आपके राम नरेश त्रिपाठी का। द्वापर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। राष्ट्रीय वीणा हो जाएगी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वैदेही वनवास, हरिऔध, पथिक, त्रिपाठी, द्वापर, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का चित्रण, संशय का चित्रित है, बिल्कुल सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म, धरातल को मिलाना। उर्वशी दोस्तों दिनकर का क्या है? एक महाकाव्य है जिस पर आपको 1972 में आपको क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये काम और अध्यात्म की दोस्तों रचना है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में इसीलिए इसी के कारण दिनकर को राग और दोस्तों क्या है आग और राग का कवि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। गांधीवादी बात करते तो हैं, शांति की बात करते हैं, युद्ध और शांति की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर युद्ध का भी दोस्तों यहाँ पर क्या है बात की गई है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर के उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय प्रवेश चित्रित है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये पंत का क्या है एक आपका काव्य है, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह है, उन्होंने इसको दोस्तों क्या है ये गद्यात्मक उपन्यास की रचना, पद्यात्मक उपन्यास की रचना दी है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, बिल्कुल गलत है। यह कोई दोस्तों एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक विचारधारा थी। समाजवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित था, ठीक है। तो ये समाजवाद था, सामाजिक नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा गलत है। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नई मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो ये दोस्तों यहाँ पर वर्ग संघर्ष दिखाई देता है, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा से पोषित था और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो ये दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए गलत और आर सही। कौन सा कथन सही नहीं है? शिव मंगल जी सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, बिल्कुल सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, तो ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं। 70वां क्वेश्चन है आपका, अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, बिल्कुल सही है। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, बिल्कुल सही है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं, तो ये दोस्तों कथन है, क्योंकि अज्ञे में इतनी बौद्धिकता है दोस्तों की उनकी संवेदनाएं हैं उसकी बौद्धिकता को नियंत्रित नहीं रख पाती हैं, ठीक है। अगर कहीं में तोता होता तो क्या होता, तो इस प्रकार की कविता भी वो कर जाते हैं जिनका अर्थ है वो खुद स्वयं उनको ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। धर्मवीर भारती से कौन सा कथन सही नहीं है? कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचना है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। अंधा युग इनका गीति नाट्य है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला। निम्नलिखित में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? जीवन के प्रति आस्था है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है, जीवन का पुनर्परीक्षण है, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में ये दोस्तों नहीं है। तो चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो तीसरा सप्तक के कवि हो जाएंगे दोस्तों आपके प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, ठीक है, और आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही,
मदन वात्स्यायन और आपके केदारनाथ सिंह और आपके ये आपके 7 कवि हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं आप मदन वात्स्यायन है, कुंवर नारायण है और कीर्ति चौधरी है। तो से और ये से ये तो इसका चौथा उत्तर हो जाएगा आपका। तो इन कवियों को सुमेलित करना है दोस्तों। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये आपकी है आपके शमशेर बहादुर सिंह की। ब्रह्म राक्षस है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, चाँद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में, इस प्रकार की कविताएं हैं। युग की गंगा, ये दोस्तों आपके केदारनाथ अग्रवाल की है। और बादल को गिरते देखा है नागार्जुन की है। ये दोनों ही दोस्तों प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है, जीवन के प्रति इसमें आस्था है, बिल्कुल सही है। दोनों ही दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन दे दिए, अभी हमने पहला देखा था, तो वही इसका उत्तर है। इसमें 2 तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, बिल्कुल सही है। इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है, ये दोस्तों कथन गलत है। यह जीवन मूल्यों के पुनः परीक्षा करती है, ये सही है। तो दोनों दोस्तों थोड़ी सी भाषा इसमें चेंज की गई है, लेकिन वही उत्तर है। कौन सी रचना है अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में है, शहर अब भी संभावना कहीं नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों समय देवता है वो इनकी नहीं है। आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता, हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं, सही है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति उनके रहस्यात्मक प्रेम रचनाओं की आत्मा है, सही है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ में एक अजीब समन्वय दिखाई देता है, सही है। उनकी राष्ट्रीय कविता में आदर्श की जो उड़ानें हैं वो थोती भर हैं, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इनकी जो राष्ट्रीय कविताएं कैदी और कोकला हो जाएगी, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा हो जाएगी, तो दोस्तों इनमें बहुत राष्ट्रीय भावना की चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। बोल उठी वो झांसी की रानी वाली जो कविता है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति गहरी छाप है, बिल्कुल सही है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना चित्रण, तो ये दोस्तों गलत है। मेरा बचपन जैसी इन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं अलग। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में दोस्तों शीर्षक से प्रकाशित हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये खंड काव्य नहीं है। जौहर राजस्थान के इतिहास से लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। उन्होंने आधुनिक युग के वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है, बिल्कुल सही है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन और दृष्टिकोण उपयुक्तवादी और भाव विस्तार मर्यावादी है, ये भी दोस्तों सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका क्या है उत्तर? तो पहला इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पहला इसका उत्तर हो जाएगा खंड काव्य है वाला। आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपकी निहार है, रश्मि है, सांध्य गीत है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, दीपशिखा। तो दीपशिखा दोस्तों 1942 में आपकी आई थी, ठीक है, और यामा है वो 1940 में आई थी। इसके लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी दिया गया था यामा के लिए। आगे चलते हैं। ऋतुराज, यहाँ पर क्या है, इनको सुसंगत करना है। तो ऋतुराज की कौन सी है दोस्तों? एक मरण धर्मा और अन्य, आशा नाम नदी, एक मरण धर्मा और अन्य, ठीक है। 10वीं कक्षा में इनकी एक एनसीईआरटी में एक कविता लगाई गई है, कन्यादान, ठीक है, तो वो भी पूछी जाती है। रामदेव आचार्य है, तो ये दोस्तों रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भादानी है दोस्तों, ये आपकी ये रोटी नाम सत है। और नंद चतुर्वेदी दोस्तों ये समय मामूली नहीं। आगे चलते हैं। कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। इस यात्रा में अपनी केवल धार, दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती। तो हवाएं चुप नहीं रहती ये दोस्तों हो जाएगी आपके वेणुगोपाल की। जब हवाएं वेणु यानी कि बांसुरी में दोस्तों जाएंगी तो क्या वो चुप रहेंगी? नहीं रहेंगी। दुनिया रोज बनती है ये हो जाएगी आलोक धनवा की, ठीक है। और इस यात्रा में दोस्तों लीलाधर जगोड़ी, अपनी केवल धार, अरुण कमल, ठीक है। हजार हजार बाहों वाली, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके नागार्जुन की। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये हो जाएगी आपके
शमशेर बहादुर सिंह, रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी, भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव, मुक्तिबोध। आगे चलते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा डाउटफुल है, आगे देखते हैं। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। प्रयोगवाद बिल्कुल सही है दोस्तों। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल सही है। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी, बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों इसका कथन है वो इसका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल बहुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है आपने बहुत बार जो आपका वृत्यानुप्रास है उसमें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल बहुवर छाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्होंने संपूर्ण धन दौलत लौटा दी थी। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी, 1873 में की थी, बिल्कुल सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। लगभग 70 इन्होंने क्या है पद्य काव्य संग्रहों का इन्होंने लिखा था और इन्होंने नाटक भी लिखे थे। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, बिल्कुल दोस्तों गलत है। इन्होंने भक्ति परक रचनाएं भी की थी, ठीक है। ब्रज भाषा में इनकी कविताएं की थी, तो प्राचीन का कैसे इन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया? तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत है, ठीक है। भारतेंदु युग दोस्तों रीतिकाल और आधुनिक काल के संधि स्थल पर खड़ा हुआ है, ठीक है। आदि तो विशेषता इसमें क्या है, रीतिकाल की मिलेंगी। पद्य में तो जाके ज़्यादातर विशेषता आपकी रीतिकाल की है, लेकिन जो गद्य आता है उसमें थोड़ा सा इसमें क्या है, आधुनिक काल की विशेषताएं दिखाई देने लग जाती हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो सब जानते हैं 1882 में आपके श्रीनिवास का परीक्षा गुरु। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन की स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? भारत मित्र दोस्तों कलकत्ता से होती थी, हिंदी प्रदीप है प्रयाग से होती थी, उद्यंत मार्तंड, ठीक है, 1826 में जुगल किशोर कलकत्ता से होती थी। कवि वचन सुधा है ये दोस्तों आपके काशी से होती थी। भारतेंदु ने दोस्तों 3 ही आपकी भारतेंदु ने आपकी 3 जो पत्रिकाएं हैं वो निकाली थी, और तीनों ही दोस्तों काशी से निकलती थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके कवि वचन सुधा 1868 में। निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? तो दोस्तों अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। तो अंधेर नगरी है दोस्तों, ठीक है, भारत दुर्दशा है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये आपकी मौलिक रचनाएं हैं। लेकिन जो दोस्तों कर्पूर मंजरी है ये आपकी विद्या संस्कृत की वो है कृति, विद्या सुंदर का उसका अनुवाद है, ठीक है। और जो भारत जननी है दोस्तों वो भी आपकी क्या है, इनकी मौलिक नहीं है, ठीक है। एक प्रेम जोगनी है, ये इनकी मौलिक कृति है। आगे चलते हैं। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमीचंद्र जैन, जयदेव तनेजा। तो दोस्तों रंग दर्शन है ये आपके नेमीचंद्र जैन की है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिसन प्रताप नारायण मिश्र को कहने वाले हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर हो जाएगा आपके रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? चितवन की छाएं, गवई गंध, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, कदम की फूली डाल। तो दोस्तों चितवन की छाएं है ये आपका विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है। तुम चंदन हम पानी ये विद्यानिवास मिश्र का है। ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। कदम की फूली डाल ये भी दोस्तों है। तो ऐसे यह दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 1896 में इसका प्रकाशन है वो हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। 1920 में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी, ये दोस्तों गलत है। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पत्रिका व संपादक प्रकाशक संबंधित असंगत कथन विकल्प है।
तो नटरंग है दोस्तों ये आपके नेमीचंद्र जैन की है। शारिका अवध नारायण मुगदल की है। बाद में कमलेश्वर ने भी दोस्तों इसको प्रकाशित किया था। नई कविता जगदीश गुप्त की है। आलोचना है वो नामवर सिंह की है। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रानंद पंत ने दोस्तों 1938 में रूपाब का क्या है प्रकाशन किया था। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, 1903 में द्विवेदी जी इसके संपादक बनते हैं। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने किया था और इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने। हालांकि इसको अंबिका दत्त ने इसको क्या है शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में इसमें क्या इंदु में 1911 में इनकी कहानी 1911 में पहली जो कहानी है ग्राम वो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद ने भी क्या है इसका प्रकाशन किया था इंदु का। कहानी आंदोलन और उसके प्रवक्ता पुरोधा को सम्मिलित कीजिए। समांतर कहानी है दोस्तों कमलेश्वर की हो जाएगी। सक्रिय कहानी आपके राकेश वत्स की हो जाएगी। सचेतन कहानी महीप सिंह की हो जाएगी। अकहानी तो दोस्तों ए कहानी बल्कि गंगा प्रसाद बिमल हैं, वो मुख्य रूप से आपके समकालीन कहानी से जुड़े हुए हैं। अब यदि ऑप्शन आपका यही है ए कहानी और आपके आरपीएससी ने भी यही माना है, ठीक है, तो इसमें अन्य जो दे रखा है ना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो गंगा प्रसाद बिमल हैं और आपके जो निर्मल वर्मा हैं, ठीक है, ये आपके ए कहानी से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो असंगत है? तो बसंत से पतझड़ तक दोस्तों रविन्द्रनाथ त्यागी का है। सृजन के सह्यात्री आपके रविंद्र कालिया का है। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है। लेकिन दोस्तों कुछ यादें ये वाला तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। आगे चलते हैं। कृति और कृतिकार को सुमेलित कीजिए। तो नई कविता के जो दोस्तों प्रतिमान है वो आपके लक्ष्मीकांत वर्मा की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है। नया साहित्य नए प्रश्न नंदोलाल वाजपेयी की है। नए साहित्य का सौंदर्य साध गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज। तो दोस्तों कल्पलता है, आलोक पर्व है, कुटज है, ठीक है, ये तीनों निबंध हैं एचपी द्विवेदी के हैं। लेकिन जो विषाद योग है, गंधमादन है, ये दोस्तों आपके विद्यानिवास मिश्र के हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सराफ की। मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल। तो ये दोस्तों चित्रा मुदगल का क्या है एक उपन्यास है। इसको दोस्तों क्या है आपका साहित्य अकादमी भी प्राप्त हो चुका है। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की है। काला जल हो जाएगी शानी की है। झीनी झीनी अब्दुल दोस्तों बिस्मिल्लाह की है। आगे चलते हैं। कुछ कही कुछ अनकही मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये दोस्तों आपके मोहनदास नेमिसराय की है। अपने नहीं दोस्तों थोड़ा सा गलत चले गए। कस्तूरी कुंडल वसय सबसे पहले नीचे से मिलाते हैं। कस्तूरी कुंडल विलय मैत्रेयी पुष्पा की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय की है। दलित आत्मकथा है मुड़ मुड़ के देखता हूँ दोस्तों राजेंद्र यादव की है। और कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला की है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह ग्रंथ संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो ये दोस्तों इन्होंने कहा है बिहारी रत्नाकर, जो कि जगन्नाथ दास JDR जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोस्तों क्या है संपादित किया था। आगे चलते हैं। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? स्मृति के झरोगे में, तो ये बिल्कुल दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल है, बिल्कुल सही है। महामाधव महापंडित, ये दोस्तों आपके मदन मोहन मालवीय नहीं बल्कि इसमें है राहुल संकीर्तन, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। बटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर सही है। मरुभूमि का वह मेघ, और बीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्तों ये पूछ लिया गया है कि मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला का है, बिल्कुल दोस्तों सही है। फर्स्ट ग्रेड का भी दोस्तों अब आपने देख ही लिया होगा। हालांकि हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो सेकंड ग्रेड से हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जैसे ही उसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, अब आपने ज़्यादातर क्वेश्चन तो देख ही लिए, 2-3 क्वेश्चन है उसमें डाउट वाले, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ऑफिशियल आंसर की आरपीसी आ जाएगी तभी मैं उसका क्या है आपको वीडियो बना दूँ। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वंत के लेखक हैं, ये हो जाएंगे दोस्तों आपके ये हो जाएंगे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक बूंद सहसा उछली अरे यायावर रहेगा याद। तो ये 2 दोस्तों यात्रा वृतांत हैं अज्ञे की। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, गिरमिटिया दोस्तों 1999 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह पर, बिल्कुल है। खंजन नैन अमृतलाल नागर का सूरदास का जीवन वृत्त है, बिल्कुल सही है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है, बिल्कुल सही है। नारीश्वर विष्णु प्रभाकर की स्त्रियों को महिमा मंडन है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत है।
इसमें क्या है, अर्धनारीश्वर में क्या है कि महिलाओं को थोड़े टोने टोटकों में क्या लगते हुए दिखाया गया है कि भाई किस प्रकार से वो पाखंडों पर विश्वास करती हैं। नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। खजुराहो का शिल्पी है ये दोस्तों शंकर शेष का है। कर्फ्यू है ये आपके लक्ष्मीनारायण लाल का है। और दुलारी बाई है ये आपके मदी मधुकुरकर है। और ख्याल भारमली अमीदुल्ला का है। आगे चलते हैं। कहानी और कहानीकार का जोड़ा है सुमेलित कीजिए। छोटे छोटे ताजमहल, ये दोस्तों आपके राजेंद्र यादव का है। राजेंद्र यादव का छोटे छोटे ताजमहल। मलबे का मालिक हो जाएगा मोहन राकेश। लंदन की रात हो जाएगी निर्मल वर्मा। खोई हुई दिशाएं दोस्तों कमलेश्वर की हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को तत्संबंधी विधा इनकी कौन सी है दोस्तों। ये आपकी विधा का क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि लोगों को रचना पता होती है, रचनाकार का नाम पता होता है, लेकिन दोस्तों उनको क्या है, कौन सी विधा है। उपन्यास तो चलो ठीक है पता लग जाता है, उपन्यास कहानी वगैरह, लेकिन संस्मरण है या फिर आपकी वो यात्रा वृत्तांत है या फिर वो जीवनी है, ठीक है, क्या है, आत्मकथा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। तो मेरी जो प्रेमचंद घर में दोस्तों शिवरानी देवी की, ये आपकी क्या है, प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा ये आपकी आत्मकथा है। अरे यायावर रहेगा अज्ञे का दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था यात्रा साहित्य है। चेतना की बिंब दोस्तों क्या है, संस्मरण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मंजुल भगत है दोस्तों, अंतिम बयान मंजुल भगत का है। सूर्यवाला की यामिनी कथा है। कुसुम अंचल की धुएं की ईमानदारी है। और उषा किरण खान की जलधार है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना से, यही दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि बाण भट्ट हैं दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक भी हैं और कल्पना का दोनों का दोस्तों मेघ है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। चारूचंद्र में गहड़वाल नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय का चित्र है, बिल्कुल सही है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, बिल्कुल सही है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णित करता है, ये भी दोस्तों सही है। अनामदास के पोथा दोस्तों जो चारों ही उपन्यास हैं वो आगे किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो ये औपनिषदिक काल का क्या इसमें वर्णन किया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों सेवा सदन है वो आपका क्या है 1918 में, रंगभूमि 1925 में, कर्म भूमि है दोस्तों वो आपके 1933 में, और गोदान है 1936 में दोस्तों आपका उपन्यास हो जाएगा। नावादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा कथन है वो तथ्य सही नहीं है। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग के और पिछले भाग में उत्तरार्ध भाग में भक्तों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से उसका उत्तरार्ध भाग अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो आपके तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, इनके बारे में कहा गया है। और उत्तरार्ध में मक्तेकालीन भक्ति संतों का विस्तृत जीवन वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विस्तृत नहीं है, बल्कि यहाँ पर 316 छप्पियों में लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्तांत दिया गया है। तो लगाइए आप, बहुत ही शॉर्ट में एक एक दोहे में क्या है, एक एक आपके छंद में इसमें क्या है वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पर जीवन वृत्त विस्तृत नहीं है बल्कि संक्षिप्त है। कौन सा विवरण सही नहीं है। गारसदा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया, यही दोस्तों गलत हो जाएगा आपका। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने सबसे पहले दोस्तों काल क्रमानुसार कवियों को प्रस्तुत किया था। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत है, बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दोस्तों, नहीं, किशोरी लाल गुप्त ने दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो मूल नाम था वो तो दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान एशियाटिक बंगाल सोसाइटी से 1888 में ये प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद है वो किया था किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया है, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है। तो ये जो उक्ति है दोस्तों, इतिवृत्तात्मक लेखन मिस्र बंधुओं के विनोद में है, ये उक्ति है दोस्तों रामकुमार वर्मा की। बहुत ही दोस्तों अच्छा कथन है, बहुत ही गहराई वाला है। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण है वो सही नहीं है। इसमें अनेक कवि अज्ञात थे, प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई कवि हुए हैं, तो आपने भी क्या है पर्ची लिख करके, पत्र लिख करके उनको क्या है उसके विवरण भेज दिए और मिस्र बंधुओं ने वो अपने इतिहास में छाप दिया है। इसका प्रथम 3 भाग 1970 यानी कि दोस्तों विक्रम संवत है ये 1913 में, और द्वितीय 1934 में हुए थे, ये बिल्कुल सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों वर्तमान काल इन्होंने नाम दिया है। और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का, नहीं दोस्तों लगभग आपके 5000 कवियों का वर्णन यहाँ पर
देखने को मिलता है। तो ये उसका उत्तर दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अबहट्ट कहा है। देसिल बेना सब जन मिठा तें तें संजम बहो अबहट्टा। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो ये दोस्तों कथन है वो किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको याद रखना है। किस कृति के संदर्भ में? तो विद्यापति की दोस्तों कीर्ति लता के बारे में है। कीर्ति लता और कीर्ति पता का दोस्तों वीररस की कृति है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो आदिकाल नाम आते ही दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका उत्तर हो जाएगा। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं होता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? जब शुक्ल जी 12 ग्रंथों को आधार बना करके आदिकाल का नाम है वो वीरगाथा काल कह देते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों अपने इतिहास में उसका क्या विरोध करते हुए कहते हैं कि केवल ग्रंथों की संख्या के आधार बना करके किसी काल का क्या है नामकरण नहीं हो सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मृत करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? अपभ्रंश के कवियों को विस्मृत करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। तो ये जो दोस्तों है हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। हिंदी काव्य धारा नाम आते ही दोस्तों हम चले जाएंगे राहुल संकृत्यायन की तरफ से। तो देखिए अब परीक्षाओं में दोस्तों अब केवल शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी से नहीं बल्कि नगेंद्र को दोस्तों आधार बनाया जा रहा है। 7-8 क्वेश्चन हम नगेंद्र से सूखे देख चुके हैं। इसके अलावा राहुल संकृत्यायन के देख चुके हैं। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी के आएंगे, राम कुमार वर्मा से भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आगे दोस्तों अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगली परीक्षा में आपका जो इतिहास आधार बनाया जाएगा वो है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यूपी की जो परीक्षाएँ होती हैं उसमें तो दोस्तों वो चलता ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे कथन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि 1996 में था और अभी उसका क्या है वो इतनी पकड़ में नहीं आया, परीक्षाओं में नहीं है। लेकिन अब निश्चित रूप से दोस्तों यदि शुक्ल के टक्कर का कोई इतिहास ग्रंथ है, HP द्विवेदी के टक्कर का इतिहास ग्रंथ यदि कोई है तो वो दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अब भ्रंश के कवियों को विस्मृत करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। असंगत विकल्प दोस्तों चुनना है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी श्याम सुंदर दास, ये दोस्तों गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है दोस्तों। गासन दत्तासी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। गासन दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास दोस्तों राम कुमार वर्मा का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित है, उसके पहले भाग का शीर्षक क्या है? तो पहले भाग का शीर्षक है दोस्तों आपके हिंदी साहित्य की पीठ का है और इसके जो संपादक हैं वो हो जाएंगे राजवली पांडे। ठीक है, राजवली पांडे इसके संपादक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का वारेआना रूप वैसा ही होता जैसा कि आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये हो जाएगा आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? भक्ति काल के उदय के संबंध में ये इन्होंने कहा है। इतिहासकारों के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किस किस को माना है? तो शिव सिंह सेंगर हैं दोस्तों, पुष्यदंत या पुंड को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। संकृत्यायन सरपाद को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त हैं 1184 शालिभद्र सूरी को मानते हैं। कौन सा विकल्प है दोस्तों? आपकी श्रावकाचार्य है, देवसेन का है, नेमिनाथ रास है, सुमति गढ़ी का है, बिल्कुल सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। रेवंतगिरी रास दोस्तों ये विजयसेन सूरी का है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 3-4 रचनाएं हैं दोस्तों, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरी। ठीक है, जिन दत्त सूरी का हो जाएगा उपदेश रसायन रास और जिन धर्म सूरी का हो जाएगा स्थूलीभद्र रास। तो तीनों को दोस्तों बहुत ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, बिल्कुल सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। भाषा तो ऐसी है कि हर कोई समझने क्या है उसमें समझ भी नहीं पाएगा। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडित सऊल संतम अखाणे देही बुद्ध वसंत ना जाड़े। आगे चलते हैं। शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्ति किसके विषय में है? सरपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। तो ये दोस्तों गोरखनाथ के बारे में कहती है कि जो भक्ति आंदोलन था उससे पहले कोई बड़ा आंदोलन यदि कबीर के बाद पहले यदि कोई भक्ति आंदोलन था तो वो गोरखनाथ का क्या है? योगी मार्ग ही था। आगे चलते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि जो विद्वान हैं पृथ्वी रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो सबसे छोटा संस्करण जिसमें कि आपके 1300 छंद हैं
उसको ये मूल संस्करण मानते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वी रासो को, तो ये आपका सबसे छोटा संस्करण हो जाएगा, ठीक है। बीसल देव रासो के जो संपादक हैं दोस्तों वो कौन है आपके, तो ये जो संपादक हैं बीसल देव रासो के दोस्तों वो हो जाएंगे आपके माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आगे चलते हैं, आपका 32वां क्वेश्चन है, 132वां। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषयक कौन सा कथन है वो सही नहीं है। उनकी पहेलियाँ मुखरियाँ दो सुगनी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिल करके काव्य रचना की है, बिल्कुल दोस्तों सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना नहीं दोस्तों, धर्म का उपदेश देना नहीं था। उनका जो लक्ष्य है दोस्तों वो जनता का मनोरंजन करना था। ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो ये दोस्तों पदावली के आधार पर कहलाए, ठीक है। इनमें से कौन सा विवरण है वो सही नहीं है। सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना प्रक्रिया में नाथपंथियों का हठयोग साधना प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में लिखा गया, बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया था। तो जैन साधुओं ने हिंदी कविता, हिंदी के पूर्वी भाग में नहीं दोस्तों, जैन साधु थे वो आपके गुजरात में और आपका जो भीनमाल वगैरह है, जालोर है, ठीक है, आपका काठियावाड़ है, यहाँ पर आपके जैन साधु थे, ये आपका गलत हो जाएगा। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा के विकसित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना हिंदी साहित्य के इतिहास की ये परिभाषा दोस्तों किसने दी है, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलते हैं, इसके संबंध में और इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है, तो सबसे पहले दोस्तों उसको महाकाव्य माना, तो उन्हीं ने ये कहा है जाली ग्रंथ, इसको कह दिया रामचंद्र शुक्ल। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आवास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है, श्रृंगार रस की ही क्या है इसमें प्रधानता है, वीर रस का किंचित आवास मात्र है। तो ये दोस्तों इन्होंने बीसल देव रासो के बारे में ये इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं को कह करके किसने बाहर कर दिया है, तो ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सांप्रदायिक शिक्षा के मात्र कह करके इनको सिद्ध साहित्य आदिकाल से इनको बाहर कर दिया है। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं, बिल्कुल है। मूलतः शिलांकित रचना है, बिल्कुल है। गद्य पद की चंपू काव्य है, बिल्कुल है। राहुल नामक नायक नहीं दोस्तों, नायिका है, ठीक है, इसमें नायिका का वर्णन है, तो ये इसका गलत हो जाएगा चौथा वाला। आगे चलते हैं, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमिलित कीजिए। श्री संप्रदाय दोस्तों किसका है, रामानुजाचार्य का। ब्रह्म संप्रदाय हो जाएगा आपके मध्वाचार्य का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का। सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का। कौन सा विवरण सही नहीं है, 84 वैष्णव वार्ता में दोस्तों बल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। 252 वैष्णव वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं, बिल्कुल सही है। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा नहीं दोस्तों, विट्ठलनाथ का पुत्र था, विट्ठलनाथ के 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र थे गोकुलनाथ, उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है, बिल्कुल सही है। इतिहास की दृष्टि से भी दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, तो ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, बिल्कुल सही है। इनकी संख्या 12 थी, ये सभी उच्च जाति नहीं दोस्तों, इनमें क्या है बहुत से गरीब, ठीक है, जाति तो इनमें कोई नहीं थी, सभी जातियों के लोग इसमें शामिल थे, ये कथन गलत हो जाएगा। और आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त कवयित्री थी, जिन्हें कि दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने खड़े पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल था जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा था। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसने कही है, यह दोस्तों उक्ति है वो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन की है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उनसे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। जब शुक्ल कहते हैं कि भाई ये तो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, ठीक है, इनको हम आदिकाल में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, तब उसके विरोध में दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद ये कथन कहते हैं। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाबोध के नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों निम्बार्काचार्य है, ठीक है। रामानुजाचार्य का हो जाएगा विशिष्टाद्वैत, तो विष्णु स्वामी का हो जाएगा क्या, तो ये आपका निम्बार्काचार्य इसका उत्तर हो जाएगा। बल्लवाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है,
इनका दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैतवाद है, बिल्कुल सही है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अड़ूभाष्य, सुबोधनी टीका और ग्रंथोपनिषद की है, बिल्कुल सही है। इनका संबंध है वो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है, नहीं दोस्तों, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से इसका संबंध है वो स्थिर किया जाता है। मध्वाचार्य का जो दोस्तों आपका वेदवाद है, ठीक है, आपका जो द्वैतवाद है उसका संबंध है वो हिंदी से नहीं है। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे, ये दोस्तों जो कथन है वो आपके कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आकाश धर्मा गुरु भी इन्होंने कहा है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई थी, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपका है हजारी प्रसाद, नहीं, राहुल संकृतैन का ये आपका कथन है। विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की वृद्धांतर आई और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो पुरानी हिंदी आते ही दोस्तों किसका नाम ले लेंगे हम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 150वां और दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है, नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपने देखा कि हर रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ से उठाए गए हैं, चाहे वो आपका दिनकर हो, चाहे वो आपका आज्ञे हो, श्याम नारायण पांडे हो, आपका भारतेंदु हो, मैत्री शरण गुप्त हो, ठीक है। पत्रिकाओं से आपके नंददास हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन उठाने का। भूषण से तो वे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका सही है, नंददास विट्ठलनाथ के थे। अष्टावक्र कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, नहीं दोस्तों, सूरदास इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ये सबसे कनिष्ठ कवि थे, सूरदास के बाद में इनका स्थान आता है। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी हैं, ठीक है, भंवर गीत है जिनके कारण को जड़िया कवि की उपाधि मिली। रसमंजरी नायक नायिका भी से संबंधित रचना है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सेकंड नंबर। तो ये दोस्तों आपके 150 आपके प्रश्न हैं, ठीक है, ये आपके 150 प्रश्न हैं जो आरपीएससी ने दोस्तों इसका उत्तर माना है। एक भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं हुआ है, ठीक है, डिलीट नहीं किया गया है, सारे ही प्रश्न सही हैं, कोई भी दोस्तों गुंजाइश ऐसी है नहीं है, ठीक है। तो ये आप आरपीएससी की जो उत्तर कुंजी थी उसके हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो आपकी आगामी परीक्षाओं में दोस्तों ये समझने में, और यदि कॉलेज लेक्चरर की जो अभी आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, भर्ती आने वाली है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चनों को, लेवल को समझने के लिए अब धीरे धीरे लेवल किस प्रकार बढ़ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।